Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 9th class, hope you are fine. Students, हमने चैप्टर नंबर 7 फिनिश किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूट्रिशन के मीनिंग होते हैं ग़िज़ा, ठीक है। एंड यू नो दैट फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। So how do living organisms obtain food? How do they take food? How do they utilize food for the production of energy? These all are the topics related to the nutrition. So first of all, recall our concepts about nutrition. You know that every organism needs food for growth and energy and to function normally. ओके, फूड की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और अपने फंक्शंस को नॉर्मली परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो नाउ वी डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय न्यूट्रिशन। दिस इज अ डेफिनेशन: द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड, एब्सॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, सो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या बनी? The process in which food is obtained or prepared. Obtained और prepared का वर्ड क्यों कहा गया? Because there are two types of organisms, autotrophs and heterotrophs. Autotrophs organisms हैं जो अपनी food prepare करते हैं, जिसमें mainly plants हैं, और इसके अलावा mainly animals और दूसरे organisms ऐसे हैं जो food को prepared food को obtain करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोनों options दिए हैं, obtained और prepared। Absorbed, ठीक है। एब्जॉर्ब करने का क्या मीनिंग है कि बॉडी में ऐसे पार्ट्स और बॉडीज जहाँ पे फूड ने एब्जॉर्ब होना है और फिर एब्जॉर्ब होके, जैसे हमारी अगर बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में एंटर होती है, ब्लड के थ्रू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचती है। ओके, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब का ये मीनिंग है। एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, और फिर सेल्स के अंदर ही ये जो एब्जॉर्ब फूड है ये बॉडी सब्सटेंसेस में चेंज हो गया। बॉडी सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में कौन से हैं? जैसे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है फूड, और फिर वहां से वो ग्रोथ का जरिया बनती है, और अगर फूड रिएक्ट कर दे तो वो एनर्जी का जरिया बनती है, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। सो दीज आर ऑल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फूड इज कंबाइनली नोन एज न्यूट्रिशन। ओके, इसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे, इसको ग़िज़ा कहेंगे। ओके, न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट एन ऑर्गेनिज्म obtains and uses for energy or for the synthesis of new materials. ओके, न्यूट्रिएंट्स वो अज्जा हैं, मैटर का वो पार्ट है, और बेसिकली वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं दैट एन ऑर्गेनिज्म obtain and uses for energy or for the synthesis of new materials. क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में वो ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में बताया है, तो मैंने आपसे इसके बारे में बात कर ली, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, जो हमारा आज का मेन कंसर्न है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। प्लांट्स हैव द मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म्स फॉर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से बेस्ट मैकेनिज्म है, और उसकी जो मेन चीज़ है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जो प्लांट्स में इतना सिस्टमेटिकली होता है, जिसको आप लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था। प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो प्लांट्स को मेनली जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ऑब्टेन कर लेते हैं। In addition to these elements, plants also require mineral elements for various activities and structures. फिर प्लांट्स को कुछ एक्टिविटीज करने के लिए और अपने कुछ स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए मजीद कुछ एलिमेंट्स की जरूरत होती है। The nutrients which are required in large quantities are called macronutrients. Okay? जिन न्यूट्रिएंट्स की लार्ज क्वांटिटी में नीड होती है प्लांट्स को, उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। Similarly, the nutrients which are required in small quantities are called micronutrients. For example, iron, molybdenum.
बोरॉन, क्लोरीन, जिंक एटसेट्रा। ओके, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है और उनके नाम भी हमने कुछ एग्जांपल के तौर पे देख लिए। इफ एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट दे शो एबनॉर्मलिटीज एंड डू नॉट ग्रो नॉर्मली। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई न्यूट्रिएंट प्लांट के अंदर लेक करता होगा, कम होगा, तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है या कुछ वर्किंग जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके सामने एक टेबल है जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के हवाले से बात हो रही है और इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का हवाला है। ओके, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में इन्होंने फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम की एग्जांपल कोट की है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ फास्फोरस? फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट। रोल इन प्लांट लाइफ। फास्फोरस का कंपोनेंट ऑफ एटीपी। ओके, जैसे कि एटीपी के मॉलिक्यूल में आपने देखा था 3 फॉस्फेट ग्रुप से, तो फॉस्फेट बेसिकली फास्फोरस से बनता है। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स जिनके बारे में आप नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो न्यूक्लिक एसिड्स का भी कंपोनेंट होता है फास्फोरस। सिमिलरली एंड कोएंजाइम्स आप जानते हैं। सिमिलरली नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट करना यानी कि सीड को जो है वो नया प्लांट बनाने में जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस में, फिर प्रोटीन फॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इन सब के अंदर फास्फोरस की इन्वॉल्वमेंट है। क्लियर। इसके बाद पोटेशियम रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा, रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स। ओके, आप लोगों ने पढ़ा था कि पोटेशियम आयंस का एक रोल होता है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करवाने में। तो बेसिकली इसका रेफरेंस दिया जा रहा है। सल्फर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स, विटामिन्स और एंजाइम्स ये तीनों ही अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। सो दीज ऑल हैव सल्फर एज एन एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट कैल्शियम activates enzymes, is a structural component of cell wall, influences water movement in the cells। ठीक है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाने में कैल्शियम का रोल है। ओके, इसी तरह से बहुत सेल वॉल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, क्योंकि सेल वॉल एक स्ट्रॉन्ग वॉल के तौर पर, तो उसके लिए कैल्शियम की जरूरत है। इसी तरह से वाटर मूवमेंट इन सेल्स, ठीक है, वाटर मूवमेंट जो सेल्स के अंदर होती है उसमें भी कैल्शियम का रोल प्ले करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने आज के लेसन में न्यूट्रिशन को डिफाइन किया। ओके, कि फूड को ऑब्टेन करना, फिर उसको अब्सॉर्ब करना, फिर उसको कन्वर्ट करना डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंसेस में, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फिर न्यूट्रिएंट्स को स्टडी किया, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बॉडीज। और इसके बाद हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज। इसके बाद हमने प्लांट लाइफ में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में से कुछ एग्जांपल्स हमने टेबल 8.1 में उनको स्टडी किया है। तो हमारा आज का लेसन यहीं तक के लिए है। इंशाल्लाह इसी लेसन को कल से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।